किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं गोल्डी मसाले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष अंक में न्यूज नाइट के। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में हम आपको देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि राजनीतिक दलों का जो मिशन 2024 है वो आखिर किस तरह से चल रहा है, किस तरह से चल रहा है चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां झारखंड में रही हैं और उसके साथ ही साथ ओडिशा में रही हैं। किस तरह से गरमाया हुआ है चुनाव प्रचार पांचवें, छठे और सातवें चरण के लिए, क्योंकि आज चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार शाम को समाप्त हो गया। सभी राजनीतिक दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इस दौरान पाकिस्तान प्रेम भी सामने नजर आ रहा है विपक्षी दलों का और इसको लेकर के राजनीतिक घमासान भी मचा हुआ है। क्या कुछ कह रहे हैं पक्ष और विपक्ष के नेता, ये आपको बताएंगे न्यूज नाइट में। साथ ही साथ देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरें भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज नाइट में देखेंगे क्या है हेडलाइंस। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए शनिवार शाम थम गया प्रचार। 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को डाले जाएंगे वोट। तीसरे चरण में हुआ 65.68% मतदान। निर्वाचन आयोग ने जारी किया ताजा आंकड़ा। आंकड़ों में देरी पर आयोग की फटकार के बाद भी कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा पत्र। भाजपा ने बोला हमला, संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का लगाया आरोप। पाकिस्तान प्रेम पर भाजपा के निशाने पर कांग्रेस। पीएम मोदी का तंज, फटे हाल पाकिस्तान बेचने निकला है एटम बम, उसे दिखाकर डरा रही है कांग्रेस। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने पर गिरे सीएम रेवंत रेड्डी। भाजपा ने कहा सेना की बहादुरी पर सवाल उठाना कांग्रेस की आदत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा और झारखंड में धुआंधार चुनावी रैलियां। एनडीए को 400 के पार सीटें मिलने का किया दावा। कहा कांग्रेस को मिलेगी शहजादे की उम्र से भी कम सीटें। बाकी बचे चुनावी रण के लिए भाजपा का जोरदार प्रचार। अमित शाह ने तेलंगाना में भरी हुंकार, कहा तीसरी बार भी पीएम बनेंगे मोदी। जेपी नड्डा का तिरुपति में रोड शो। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा में किया शिरकत। चुनावी अभियान में विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में बीजेपी पर साधा निशाना, तो प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में की रैली। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दरभंगा में जनसभा को किया संबोधित। अरविंद केजरीवाल के बयान पर भाजपा ने ली चुटकी। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा बेल पर जेल में बाहर आए नेता भी जानते हैं कि आएगा तो मोदी ही। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को सिर्फ ठगने का किया काम। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत बगलान में भारी बारिश, बाढ़ से आई तबाही में लगभग 300 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल, बचाव कार्य जारी। तो सबसे पहले लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, मिशन 2024 की बात करेंगे और लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर 13 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम गया।
सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंक दी। इस चरण में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, गिरिराज सिंह और जी किशन रेड्डी के अलावा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के महापर्व में चौथे चरण का चुनाव प्रचार थम गया। प्रचार का शोर थमने के बाद अब उम्मीदवार घर घर जाकर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। प्रचार के अंतिम दिन भी सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। चौथे चरण के प्रचार के दौरान भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भ्रष्टाचार, रोजगार, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, मुस्लिम आरक्षण, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बयानों के तीर चले। वहीं सैम पित्रोदा की रंगभेदी और नस्लीय टिप्पणी और पाकिस्तान पर कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर के वायरल वीडियो ने कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया। इस चरण में 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 13 मई को जिन 96 सीटों पर मतदान होना है, उनमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटें शामिल हैं। वहीं तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीटों पर भी इसी चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 13 सीट, महाराष्ट्र की 11 सीट, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की 8 सीट, बिहार की 5 सीट, ओडिशा और झारखंड की 4 सीट और जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर भी 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण की 96 सीटों में 20 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। चौथे चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में खूंटी से अर्जुन मुंडा, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, उजियारपुर से नित्यानंद राय, खीरी सीट से अजय मिश्र टेनी, सिकंदराबाद से जी किशन रेड्डी जैसे दिग्गज शामिल हैं। वहीं मुंगेर से जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, वर्धमान दुर्गापुर से बीजेपी के दिलीप घोष, आसनसोल से एसएस अहलूवालिया, बीट सीट से पंकजा मुंडे, हैदराबाद से माधवी लता, करीमनगर से बंडी संजय कुमार और आंध्र प्रदेश के राजामुंदरी से प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी भी चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण में उतरे विपक्षी दिग्गजों में बहरामपुर से कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, कन्नौज से सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आसनसोल से अभिनेता और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, कृष्णानगर से टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, हैदराबाद से एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, कडप्पा सीट से आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी, नेल्लोर से वाईएसआरसीपी के वी विजयसाई रेड्डी और रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया भी शामिल हैं। चौथे चरण की इन 96 सीटों पर पिछले आम चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि वाईएसआरसीपी को 22, टीआरएस जो कि अब बीआरएस है उसको 9, कांग्रेस को 6, टीएमसी को 4, टीडीपी को 3 सीटें मिली थी। वहीं एआईएमआईएम, बीजेडी और शिवसेना को 2-2, जेडीयू, एलजेपी, एनसीपी और जेकेएनसी को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। चौथे चरण की 96 सीटों पर 13 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 379 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। तीसरे चरण तक तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में भी मतदान पूरा हो चुका है। बीते 3 चरणों के चुनाव में पहले चरण में मतदान प्रतिशत 66.1 रहा है, जबकि दूसरे चरण में ये 68.8% और तीसरे चरण में 65.68% दर्ज किया गया। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो ये थी चौथे चरण की बात, जिसमें 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन बात तीसरे चरण के मतदान प्रतिशत की भी कर लेते हैं, जब 65.68% मतदान का ताजा आंकड़ा जारी किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। इसमें
एक आपत्ति भी जताई गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और चुनाव आयोग ने उसको सिरे से खारिज करते हुए कांग्रेस पार्टी को फटकार लगाई थी। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर एक जवाबी पत्र लिख दिया है और इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। उसका कहना है कि कांग्रेस की आदत है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार शनिवार शाम थम गया। मतदान के 4 दिन बाद चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए मत प्रतिशत का आंकड़ा जारी कर दिया। निर्वाचन आयोग के अनुसार तीसरे चरण में 65.68% मतदान दर्ज किया गया। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 सीटों पर हुआ था। बता दें कि इससे पहले तीसरे चरण में 64.40% वोटिंग होने की बात सामने आई थी। हालांकि शनिवार को जारी हुआ आंकड़ा चुनाव के दिन जारी हुए आंकड़े से तकरीबन 1% अधिक है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर टर्नआउट ऐप पर संसदीय और विधानसभा क्षेत्रवार डेटा उपलब्ध है। साथ ही ये भी कहा कि हर मतदान केंद्र पर मौजूद उम्मीदवार के प्रत्येक मतदान एजेंटों को फॉर्म 17C की प्रति उपलब्ध कराई जाती है। आयोग ने कहा कि उम्मीदवारों के साथ साझा किया गया फॉर्म 17C का वास्तविक डेटा ही मान्य होगा। अंतिम मतदान प्रतिशत केवल डाक मतपत्रों की गिनती और कुल मतों की गिनती के बाद ही उपलब्ध होगा। डाक मतपत्रों में सेवा मतदाताओं, अनुपस्थित मतदाताओं यानी 85 साल से अधिक उम्र वाले, दिव्यांग, आवश्यक सेवाओं आदि और चुनाव ड्यूटी पर मतदाताओं को दिए गए डाक मतपत्र शामिल हैं। वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्राप्त ऐसे डाक मतपत्रों का दैनिक लेखा जोखा सभी उम्मीदवारों को दिया जाता है। इससे पहले मतदान आंकड़ों को जारी करने में हो रही देरी पर कांग्रेस ने सियासत करने की भी कोशिश की। हालांकि चुनाव आयोग ने इसे जोरदार ढंग से खारिज कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को पत्र लिखकर अंतिम मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी करने में हो रही अत्यधिक देरी और डेटा में कथित विसंगतियों पर सवाल उठाया था। इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने खड़गे को पत्र लिखकर फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने खड़गे की दलील को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदान से जुड़ा डेटा जारी करने के संबंध में आरोप निराधार हैं। आयोग ने कहा कि ऐसे बयानों से चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राज्यों में बड़ी चुनाव मशीनरी इससे हतोत्साहित भी हो सकती है। हालांकि आयोग से डांट खाने के बाद भी शनिवार को खड़गे ने आयोग को एक पत्र लिखा। अरे आज एक लिख रहा हूँ, क्यों रिजेक्ट किए, क्या कारण है बोल के मैं आज एक रिलीज कर रहा हूँ। उधर भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। अपनी पराजय का ठीकरा निर्वाचन आयोग पर फोड़ने की जो विपक्ष की रणनीति है, स्वाभाविक तौर पर उसी के तहत जो निर्वाचन आयोग ने मत प्रतिशत के आंकड़े जारी किए उस पर आशंका जाहिर की गई और उसका जो है निर्मूलन करने का प्रयास करने के बावजूद भी जिस तरह से निर्वाचन आयोग को संदेह के घेरे में खड़ा किया जा रहा है, लोकतंत्र पर लगातार अविश्वास या अराजकतावादियों का षड्यंत्र है। कांग्रेस अध्यक्ष के पत्र को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर संदेह पैदा करने और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश देने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष का ये पत्र कहीं संवैधानिक संस्था को विवाद में ढकेलने का प्रयास तो नहीं है। और इसके बाद बात करेंगे कि आखिर चुनावों में क्यों उमड़ा है पाकिस्तान प्रेम। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। वाह क्या स्वाद, असली स्वाद तो MDH दही वड़ा रायता मसाले से ही आता है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे कुछ चुनावी मुद्दों की। दरअसल जिस तरह से पूरे शबाब पर चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें तमाम ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिसकी कल्पना शायद लोग नहीं करते। अब मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह से बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान के पास एटम बम है और कहीं ना कहीं भारत को उसकी इज्जत करने की जरूरत है, तो यह बयान पर घमासान अभी कम हुआ नहीं था, कांग्रेस की मुश्किलें कम हुई नहीं थी कि रेवंत रेड्डी ने एक और बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और जो पुलवामा अटैक हुआ था उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उसके बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। क्या कुछ है ये पूरी खबर और क्या कुछ पक्ष और प्रतिपक्ष कह रहा है आपको दिखाते हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक आए विवादित बयानों से सियासी घमासान चरम पर पहुंच गया है। पहले पुंछ में शहीद जवान पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और मुंबई आतंकी हमले में शहीद हेमंत करकरे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार की आपत्तिजनक टिप्पणी। फिर पाकिस्तान की पैरवी करते कांग्रेसी दिग्गज मणिशंकर अय्यर का वायरल वीडियो और अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का पुलवामा आतंकी हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए विवादित बयान से राजनीति गर्मा गई है। पुलवामा इंसिडेंट इज क्लासिक एग्जाम्पल। दे हैव फेल्ड। आईबी क्या कर रहा है? इंटेलिजेंस नेटवर्क क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट होने के बाद सर्जिकल स्ट्राइक में पॉलिटिकल बेनिफिट लेने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी को, भाई आप क्या कर रहा है? पुलवामा इंसिडेंट क्यों हुआ है? क्यों होने दिए? कांग्रेस नेताओं के ऐसे ही बयानों पर ओडिशा के कंधमाल की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान के एटम बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश कर रही है और उसके इसी रवैये के कारण दशकों तक देश आतंक का दंश झेलता रहा है। मुंबई के भयंकर आतंकी हमले के बाद इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि आतंक के सरपरस्तों को पर उन पर कार्रवाई करें। और क्यों? क्योंकि कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को लगता था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज हो जाएगा। पुलवामा हमले और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर रेवंत रेड्डी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखे प्रहार किए। बीजेपी का कहना है कि भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और रेवंत रेड्डी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उनके लिए परम आदरणीय वंदनीय राहुल गांधी जी जो अपने बयानों के कारण बहुत निंदनीय हो गए हैं, अरे भाई उनके पर जो मेहरबान सीमा पार के भाईजान हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने राहुल साहब और जाने क्या क्या बोला है, उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर बोला था बतौर मिनिस्टर ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा है। तो रेवंत रेड्डी जी जानकारी नहीं है या इतनी मोहब्बत है कि राहुल गांधी के लिए साहब कहने वाले पाकिस्तानी मंत्री के कहने के बाद भी आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक में सवाल उठा रहा है, लेकिन आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत का पटाखा भी होस्ट हो रहा है। आप उनको थोड़ा बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक में आप वो सवाल उठाने का बात छोड़ दो। देश में थोड़ी ही देर में, अगली थोड़ी ही साल में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को शरण देने वाली कांग्रेस भारत के वीर सैनिकों के शौर्य का बार बार अपमान कर रही है। बार बार ये अपमान किया जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवंत रेड्डी को पूरे देश से
और श्रीमती सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर पाकिस्तान के पूर्व सूचना एवं प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने खुशी जताई है। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस और इंडी गठबंधन नेताओं को फवाद चौधरी की ओर से बार बार समर्थन ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये वही फवाद चौधरी हैं जिन्होंने 2020 में पाकिस्तान की संसद में कहा था कि पुलवामा हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और इसे पाकिस्तान के लिए गर्व की बात बताया था। इससे पहले फवाद चौधरी ने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी के भाषण का कुछ हिस्सा शेयर करते हुए लिखा था, राहुल ऑन फायर। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। दरअसल आम चुनाव के बीच कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन के नेताओं के विवादित बयानों ने भाजपा को चुनावी मुद्दा दे दिया है, तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कांग्रेस लगातार घिरती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बात करेंगे चुनावी रण में पाकिस्तान प्रेम। आखिर किस नेता ने क्या कुछ कहा और क्यों आखिर पाकिस्तान का राज जो है वो हमारे देश के नेता लगातार अलाप रहे हैं, इसके पीछे के क्या मतलब है, क्या मायने हैं, वो तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन किसने क्या कुछ कहा पहले आपको वो बता देते हैं। चुनावी रण में पाकिस्तान प्रेम और दक्षिण में लोग अफ्रीकी जैसे दिखते हैं, ये सैम पित्रोदा का जो बयान आया था, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने क्या कुछ कहा था। और उसके बाद आरएसएस के वफादार पुलिस अधिकारी की गोली से हुई थी हेमंत करकरे की मौत। ये विजय वेडेट्टीवार जो है कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने हेमंत करकरे की शहादत पर सवाल उठा दिए थे। तो उसके बाद पुंछ में वायुसेना के जवान की शहादत चुनावी स्टंट बताया था पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने। पिछली बार भी बीजेपी ने पुलवामा में ऐसा ही स्टंट किया और चुनाव जीता था। तो आप समझिए कि इन बयानों के क्या मायने हो सकते हैं। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी जा रही है। पिछली बार भी बीजेपी ने पुलवामा में ऐसा ही स्टंट किया था, यह कह रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। पुलवामा में भी ऐसा ही खेल बीजेपी ने खेला था, ये आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव कह रहे हैं। यानी कि एक के बाद एक बयान, और इन बयानों का क्या असर होगा ये सोच तक नहीं रहे शायद नेता, या सोची समझी बात कही जा रही। बहुत ही घटिया बयान, ये गठबंधन की मानसिकता है। यह अनुराग सिंह ठाकुर का इस पर रिवर्ट आया था। और इसके साथ ही साथ उज्जवल निकम जो कि इस मुंबई दंगों के दौरान जो उसके वकील रहे हैं, पाकिस्तान हमारे सबूतों को मानता है, कांग्रेस के नेता नहीं मानते हैं, ये कहना है उज्जवल निकम का। वो बीजेपी से चुनाव भी लड़ रहे हैं मुंबई दक्षिण की सीट से। पाकिस्तान हमारे सबूतों को मानता है लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं मानते। हम डोजियर नहीं डोज देते हैं। पुलवामा हमले का भारत ने खुद किया था इंसाफ, ये कहना है बीजेपी का। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो वार प्रतिवार है वो चल रहा है। भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उनके पास परमाणु बम है। यह ताजा बयान आया था 2 दिन पहले मणिशंकर अय्यर का कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि उसके पास परमाणु बम है। कोई सिरफिरा अगर सत्ता में आ गया किसी दिन तो परमाणु बम फोड़ देगा, तो क्या होगा, यह कहना था मणिशंकर अय्यर का। इस पर बीजेपी का तमाम सारे बयान आए, प्रधानमंत्री ने भी इस पर रिवर्ट बैक किया। और बीजेपी का कहना है कि बदला हुआ भारत है, किसी को डर से सम्मान नहीं देता है। ये बदले हुए भारत की ताकत को समझने की जरूरत है। कांग्रेस पाकिस्तान के एटम बम का नाम लेकर देश को डराने की कोशिश कर रही है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि एटम बम बेचने निकला है फतेहाल पाकिस्तान और कांग्रेस उसको दिखाकर डरा रही है। उसके इसी रवैये के कारण दशकों तक देश आतंक का दंश झेलता रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान को लेकर दिमाग नहीं खपाना चाहिए, कि इंटरव्यू में कहा उन्होंने टीवी चैनल को दिए हुए, कहा हम अपना लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें पाकिस्तान पर तो ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है, उस पर दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। भारत बहुत आगे निकल चुका है। अपना विकास हमें अपना विकास पाकिस्तान को देखकर नहीं करना है, हम अपना विकास स्वयं को देखकर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत बहुत आगे निकल चुका है। और जब चुनाव भारत में हो रहे हैं तो पाकिस्तान की बातें क्यों की जा रही हैं, यह कहा प्रियंका गांधी ने। लेकिन यह सवाल भी उठता है कि आखिर पाकिस्तान की बातें किसने कही थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारे जो बयान हैं वो आखिर किस ओर संकेत कर रहे हैं। तो इन बयानों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बयान इस तरह के जानबूझकर दिए जाते हैं, क्या इसके कोई मायने भी हैं। लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे विशेष मेहमानों के साथ। उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि चुनावों में किस तरह से पाकिस्तान का राग अलापा जा रहा है, और आज हमारे चर्चा का विषय भी यही है, मिशन 2024 विपक्ष का पाकिस्तान राग। मिशन 2024 विपक्ष का पाकिस्तान राग आज हमारा ये चर्चा का विषय है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ SN सिंह जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। SN सिंह साहब बहुत स्वागत है आपका। विजय कौशिक कांग्रेस के नेता हैं, कौशिक साहब बहुत स्वागत है आपका। और हितेश शंकर वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, हितेश जी बहुत स्वागत है आपका। और विजय कौशिक जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, ये किस तरह के बयान एक के बाद एक दिए जा रहे हैं, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। कभी मणिशंकर अय्यर तो कभी रेवंत रेड्डी, क्या सवाल उठाना चाहते हैं, या कोई इसको लेकर कोई तुष्टीकरण या कोई दूसरा मिशन है कांग्रेस का जो उसको साध रही है? देखिए, सबसे पहली बात, ये राग इसलिए भाजपा द्वारा अलापे जा रहे हैं कांग्रेस के खिलाफ क्योंकि माननीय मोदी जी चुनाव में इस बात का फायदा लेना चाहते हैं। क्योंकि मोदी जी खुद चाइना की बात नहीं करेंगे, जबकि लद्दाख के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चाइना हमारी सीमा में घुस आया है। उन मुद्दों पर जवाब नहीं देंगे। मोदी जी ये भी नहीं बताएंगे कि $100 अरब का व्यापार घाटा चाइना के साथ कैसे बढ़ गया, क्यों चाइना भारत के पैसे से मजबूत होता जा रहा है, नहीं बताएंगे। मोदी जी कभी नहीं बताएंगे कि चाइना की अगुवाई में एशियन बैंक से हमने इतने बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ के लोन क्यों लिए। भाई सीधी बात है, उससे राजनीतिक फायदा नहीं मिलना ना, उससे पोल खुलेगी मोदी जी की। पाकिस्तान एक सॉफ्ट टारगेट है मोदी जी के लिए कि भाई उसका बिगाड़ना भी कुछ नहीं है। लेकिन विजय कौशिक जी, सबसे बड़ी बात है कि सॉफ्ट टारगेट को तो आप ही लोग टारगेट करके उनके हाथ में दे देते हैं। ये क्या जरूरत है कहने के लिए कि उसकी इज्जत की जानी चाहिए, उसके पास एटम बम है, ये सब कहने की बात। उसके बाद फिर आप सर्जिकल स्ट्राइक पर सेना के शौर्य पर सवाल उठाएंगे, तो उनके हाथ में तो आप दे ही दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए, सेना के शौर्य पर कोई सवाल नहीं उठा था, ना कांग्रेस ने कभी उठाया। जब बीजेपी के नेताओं ने गिनती बतानी शुरू की कि 500 आतंकवादी मार दिए, 600 आतंकवादी मार दिए, तो हमारी पार्टी ने पूछा, भैया तुम्हारे पास ऐसे कौन से कैमरे लगे हुए थे जो आप ये दावा कर रहे हैं इतने लोग मार रहे हैं, मार दिया आपने? सेना ने स्पष्ट किया, बोले जब हम कोई भी स्ट्राइक करते हैं, कोई भी ऑपरेशन करते हैं, तो हम गिनती नहीं करते। तो सेना ने बड़ा सटीक बयान दिया था और उसके बयान की सबने स्वागत किया था। पुलवामा अटैक के बाद में मोदी जी की पार्टी ने, खुद मोदी जी ने सैनिकों को लेकर जिस तरह से अपनी राजनीतिक दुकान चमकाई, सुप्रीम कोर्ट को उनके ऊपर रोक लगानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप चुनाव में सैनिकों की वर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पुलवामा के सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इससे बड़ा जो एक्सपोजर है मोदी जी को बेनकाब करने वाला, वो सारी बातें सही हो सकती है, लेकिन आपके नेताओं के द्वारा एक के बाद एक बयान इस तरह के आ रहे हैं। आप मणिशंकर अय्यर के बयान को कब तक नकारते रहेंगे और कब तक कहते रहेंगे कि उनका अपना निजी बयान है? सैम पित्रोदा का बयान आएगा, आप कह देंगे निजी बयान है, कब तक टालेंगे उसको? अच्छा सुनिए, एक बात सुन लीजिए। जो जहां तक देखिए सैम पित्रोदा की बात है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया,
पार्टी ने स्पष्ट रूप से उनके बयान का खंडन भी किया, ना वो पार्टी के प्रवक्ता हैं ना अध्यक्ष हैं, पहली बात तो उनका निजी बयान था। दूसरी बात रहेगी मणिशंकर अय्यर की, उनको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया था, निष्कासित भी कर दिया था, सारी चीजें उनके साथ कर दी थी, पूरा इलाज किया उनका। अब मान लीजिए किसी करोड़ों कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी के, किसी की अपनी कुछ राय है, किसी की अपनी कुछ राय है, बड़ी सीधी सी बात है। तो निजी बयानों के लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस दिन कोई भी बात ठीक है, आपकी बात ये वही है जो इसके पहले भी कांग्रेस के दूसरे नेता कहते रहे हैं कि ये अगर कोई बढ़िया बयान आ जाएगा, कोई अच्छी चीज आ जाएगी तो आप उसको स्वीकार करेंगे, अगर आप लोगों के विरोध में आ जाएगा तो वो मणिशंकर अय्यर इतने दिग्गज नेता हैं, गांधी परिवार के इतने खास हैं, वो आप कह रहे हैं कि उनका निजी बयान हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन वो वही वाली बात है कि कड़ुआ कड़ुआ थू और मीठा मीठा गप, तो ये तो खैर जो जनता है वो समझ रही है। लेकिन इस पर बीजेपी का इस पर बीजेपी का एसएन सिंह साहब, ये आपने सुना कि सीधा आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान की बात जो है आप लोग खुद करते हैं, आप लोगों ने खुद उठाया है, और जब आप आतंकवादियों को मारने के बारे में और बाकी दूसरी चीजों को आप उठाते हैं तो मजबूरी हो जाती है कि इस तरह के बयान ये लोग दे रहे हैं। निखिल जी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस तरह का बयान दिया है। जो लोग भी कहे हैं वो कांग्रेस के लोग कहें। और निखिल जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि पहले भी कांग्रेस के लोगों का मुंह काला हो चुका है पाकिस्तान को लेके, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पे बयान हो, 26/11 की घटना का बयान हो, कश्मीर का बयान हो, बहुत सारे बयानों पे कांग्रेस के लोग वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। 370 समाप्त होने को लेकर वही भाषा कांग्रेस बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है। राम मंदिर पर वही भाषा कांग्रेस बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है। सेना पे सवाल कांग्रेस भी उसी तरह की उठाती है जैसे पाकिस्तान उठाता है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का प्रेम है पाकिस्तान के प्रति, जो बार बार वो जाहिर करते हैं। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा करे, और भारतीय जनता पार्टी अगर कह रही है तो आपको नहीं कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई बयान नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए एक ऐसा पाकिस्तान जो हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है, आप उस पर जिक्र नहीं करेंगे कि ऐसा पाकिस्तान जहां खाने के लाले पड़े हैं, आप उसके एटम बम की चिंता क्यों करते हैं? आप भारत की सेना के शौर्य की चिंता की बात क्यों नहीं करते हैं कि भारत एक सशक्त भारत है, एक मजबूत भारत है, संपूर्ण भारत आज सेना के साथ खड़ा है। लेकिन अभी हमारे मित्र ने कहा 250, 300, 400, आप भूल जाइए 400, 500, 100। मैं कह रहा हूं कि भारत की संपूर्ण जनता भारत की सेना के साथ खड़ी थी और उन्होंने पीठ थपथपाया। पूरे देश में इस तरह का माहौल बना कि संपूर्ण भारत सेना के साथ खड़ी है। उसी दौरान कांग्रेस के लोग आप देखिए किस तरह से सवाल उठाते हैं, नहीं वो तो सर्जिकल स्ट्राइक था ही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक था। वो कौन कहा? कांग्रेस के लोग कहे। तो हमेशा कांग्रेस के लोग भारत के ये कह रहे हैं कि आप चाइना के सवाल नहीं उठाते। एसएन सिंह साहब ये कह रहे हैं कि आप चाइना से जुड़े हुए सवाल नहीं उठाते। देखिए आज जिक्र चूंकि पाकिस्तान पे हो रहा था, फिर भी आपने कहा हम चाइना पे बताते हैं। बार बार देखेंगे भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी जितने कार्य किसी ने किया, अगर आप सर्च करेंगे तो सब कांग्रेस के लोगों का नाम निकल के आएगा। यूएन में भारत की सदस्यता की बात आती है, सबसे पहले भारत को सदस्यता देने की बात आती है तो नेहरू जी का प्रेम उमड़ आता है। प्रेम कैसे उमड़ता है? वो कहते हैं कि नहीं पहले चाइना को सदस्यता दे दीजिए, हम तो बाद में ले लेंगे। जब हमारे सैनिक कश्मीर के सैनिकों को, उतने पीछे तक नहीं जाएंगे, मैंने इसलिए वो कहा था कि सैनिकों को गिरफ्तार कर ये विजय कौशिक जी को ये नारा है कि मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया बीजेपी के प्रवक्ता ने, तो उस समय कहा जाता है कि नहीं छोड़ दिया जाए। तो मुझे लगता है पाकिस्तान प्रेम, ठीक है, आ रहे विजय जी, 370 का मुद्दा हो, कश्मीर का मुद्दा हो, चाइना का मुद्दा हो, जितने विवादित मुद्दे हैं वो कांग्रेस के प्रेम का ही तो प्रतिफल है। उसी प्रतिफल के कारण तो आज सब कुछ हो रहा है। नहीं तो इनके नेता सलमान खुर्शीद जी कहते हैं हमारी नेता रोई थी, किसके लिए रोई थी? आतंकवादियों के लिए। इनके AR अंतुले जी कहते हैं नहीं वो भारत के लोग आतंकवादी थे। अरे तो सौभाग्य कहिए कि कलावा हाथ में बांधा हुआ एक आतंकवादी पकड़ा जाता है, नहीं तो उस समय भी हिंदू आतंकवादी गढ़ने का कार्य कर रहे थे। वो सारे इंसिडेंट्स याद हैं, मुझे लगता है देश की जनता को भी याद होंगे और विजय कौशिक जी को भी याद होंगे। उस पर वो रिवर्ट बैक करें, उससे पहले हितेश शंकर के पास आऊंगा। जी एसएन सिंह साहब आपको पॉइंट आ गया। के लोग जो हैं ठीक है, कहीं एक एजेंट के तौर पे, पाकिस्तान के एजेंट के तौर पे तो नहीं कार्य करते। ठीक है, देश की जनता आज ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। हितेश शंकर जी आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये पाकिस्तान प्रेम क्यों,
ये तो बात हो गई कि भाई ये बयान दिए जा रहे हैं वो, और सबसे खास बात है कि आप फवाद चौधरी के बयान देखिए, आप पाकिस्तान की तरफ के बयान देखिए, आप वहां का डॉन अखबार पढ़िए, वो सब जिस तरह से सीधे तौर पर, मुझे कहने में गुरेज नहीं है कि मोदी विरोध के जितने भी जो लोग हैं उनकी, जैसे केजरीवाल जी की रिहाई पर जिस तरह से खुशी जाहिर की है पाकिस्तान ने, इसके क्या संकेत हैं, क्या मायने और ऐसा क्यों है? देखिए, भाजपा विरोध या एक व्यक्ति के तौर पर इस देश के प्रधानमंत्री के विरोध में जो पागलपन की हद तक जाना है, वो पागलपन पाकिस्तान की तरफ भी दिखता है। और कांग्रेस में अगर देखेंगे तो वो नफरत यहाँ शीर्ष नेतृत्व से वो रिसाव है। नफरत का सौदागर बोलना, मौत का सौदागर बोलना, या कुछ चीज़ों को कांग्रेस को क्या आत्ममंथन नहीं करना चाहिए। अभी जो बात है, फवाद चौधरी अगर वहाँ की पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल के साथ साहब लगाते हैं तब भी, और जब दिग्विजय सिंह जो राजगढ़ से अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते किसी का व्यक्तिगत, आपने उस व्यक्ति को पद दिया है, सम्मान दिया है, वो दिग्विजय, वहाँ फवाद चौधरी राहुल गांधी के साथ साहब लगाते हैं, ये ओसामा एक आतंकी के साथ जी लगाते हैं, साहब लगाते हैं। सलमान खुर्शीद का वो बयान वास्तव में भूलने वाला नहीं है, बटला हाउस के बाद जो बोला था कि सोनिया गांधी रात भर सो नहीं पाई, वो रोई थी। कांग्रेस ने क्या कोई बयान जारी किया कि सोनिया गांधी नहीं रोई थी, या उनके वो व्यक्तिगत आंसू थे? ये भी बताना चाहिए। थोड़े राजनीति के ये कड़वे सवाल हैं, परंतु कांग्रेस इससे बच नहीं सकती। मैं आज की बात नहीं करता, मणिशंकर अय्यर, आप ये देखिए, एक एक्सपोज्ड नेता हैं इस तरीके के, जो पाकिस्तान प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनका एक वीडियो क्लिप अगर आपकी टीम ने किया हो, नहीं तो बाकी जगह भी मिल जाएगा सोशल मीडिया में, पाकिस्तान के लोगों से बात कर रहे हैं, वहाँ के मीडिया से, और इन्हें हटाने में आप हमारी मदद कीजिए, हमें ले आइए। पाकिस्तान भारत के लोकतंत्र और निर्वाचन में तय करेगा, पाकिस्तान इसकी मदद का एजेंट है क्या कांग्रेस का? ये मणिशंकर अय्यर का ये ऑनलाइन बयान है, वो इस देश के विदेश मंत्री रहे हैं। सोचिए ऐसे लोगों ने कितना नुकसान किया होगा इस मानसिकता के साथ कि जिस देश को शत्रु देश का दर्जा है, जिनकी संपत्तियों के लिए भी आज भी कहा जाता है ये शत्रु संपत्ति है, उस देश के लिए एक बार कहना कि इसके पास बम है इसलिए इसका सम्मान करो, या हमारे यहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा दो, हमें ले आओ। मुझे लगता है राजनीतिक पूंजी की छीजन ये बयानों के दिवालियापन में भी झलक रही है, और राजनीतिक तौर पर ये कांग्रेस को फायदा नहीं, बहुत बड़ी चोट देने वाला है इस चुनाव के नतीजों में। आप देखेंगे पाकिस्तान के लिए जो सद्भावना कांग्रेस के मन में, देश पाकिस्तान को उस दृष्टि से नहीं देखता, बहुत बड़ा घाव है। ठीक है, ठीक है। विजय कौशिक जी, बहुत सारे सवाल आपके पास आ गए हैं। सबसे बड़ी बात तो आप भले ही कहते हैं कि पाकिस्तान का प्रेम हमारा नहीं है और कुछ एक नेताओं का बयान है, लेकिन जो पाकिस्तान के नेताओं का आपके नेताओं के प्रति और कांग्रेस के प्रति जो प्रेम है, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? क्यों इतने प्रेम में है पाकिस्तान कांग्रेस के? देखिए, पाकिस्तान से प्रेम कांग्रेस पार्टी का नहीं है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। जब वो बिरयानी खाने गए थे नवाज भाई, वो बिरयानी खाने गए थे, ठीक है, लेकिन बयान तो अभी आ रहे हैं फवाद चौधरी के। मैं उस विशेष संदर्भ में अभी का जवाब दे रहा हूँ ना जी, अभी का जवाब दे रहा हूँ ना। तो तभी फवाद चौधरी जैसे लोगों के साथ सेटिंग करके आ गए थे कि भाई तुम इधर से कांग्रेस की तारीफ करते रहना, ताकि मैं देशद्रोही कहता रहूं कांग्रेस को। दिग्विजय सिंह से भी सेटिंग उन्होंने की थी पिछले 10 साल के अंदर। सुनिए, पिछले 10 साल, ये सवाल भी आ रहा है कि दिग्विजय सिंह से भी क्या सेटिंग की थी, ये भी बताते चलिए। सुन तो लीजिए, 10 साल के अंदर मोदी सरकार में कितने आतंकवादियों को फांसी लगाई गई है, कितनों को सजा सुनाई गई है, जबकि कांग्रेस के राज में अफजल गुरु की बात हो, अजमल कसाब की बात हो, दोनों जवाब ले लेते हैं, समय बहुत कम रह गया, जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह से। एक लाइन का सवाल और। हमें ये जानकारी मिली है, पाकिस्तान समर्थित संगठनों को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार कश्मीर घाटी में नहीं उतारे हैं। ये जानकारी कहाँ से मिली आपको? प्रेम क्या कहलाता है? ये जानकारी कहाँ से मिली? भाई, जो जानकारियां मिलती है पब्लिक से मिलती है। भाई, आप क्या सोचते हैं? चुनावी आरोप है, ठीक है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। ये एसएन सिंह के पास आते हैं, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, समय कम रह गया, जल्दी से उनका भी जवाब ले लेते हैं। एसएन सिंह, ये बताइए साहब। निखिल जी, मुझे लगता है कि विजय जी तो एक अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन आज तो कोई जानकारी का बिल्कुल अभाव है। निखिल जी, विजय जी अगर ये जानते तो ये जान पाते कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश में आतंकवादी घटनाएं बहुत कम हो गई है, पत्थरबाजी बहुत कम हो गई है, और ऐसा उसका जवाब है मेरे पास, क्यों हुई है? अरे सुन तो लीजिए कौशिक जी, मैंने आपके बीच में बोला नहीं, आदरणीय कौशिक जी, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कौशिक जी, हमारा ऐसा पड़ोसी जो बात बात पे हमको परेशान करता था,
आज खुद ही परेशान है, उसके आतंकवादी खुद ही मारे जा रहे हैं, पता नहीं उनको कौन जाके मार दे रहा है, क्योंकि गोली का जवाब तो गोली से ही मिलेगा। तो मुझे लगता है विजय जी को चिंतन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए कि कश्मीर प्रेम के नाते ही, पाकिस्तान प्रेम के नाते ही कश्मीर में दंगे फसाद होते थे, पाकिस्तान प्रेम के नाते ही आज का बयान कर रहा, आज भी बार बार कांग्रेस से कह रही है पाकिस्तान से बात करिए। क्यों बात करिए भाई? विदेशी ने भारत की होती हो किसी कांग्रेस ने कभी नहीं कहा। राशिद अल्वी वाली बात रिपीट की है, विदेशी नीति ये कहती है विजय कौशिक ने दोनों एक साथ नहीं चलेगा। आप हमारे आतंकवादी घटनाएं भी करें और हम आपसे चर्चा करें। जब इस विदेशी नीति पे मोदी जी कार्य करते हैं तो कांग्रेस को दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? तुष्टीकरण के नाते। तुष्टीकरण होगा नहीं, क्योंकि हम तो विकास के लिए कार्य, हम भारत के लिए कार्य करें, पाकिस्तान के लिए कार्य करती होगी कांग्रेस, इस नाते उसको दर्द होता होगा। और आज जब 370 जैसी धारा समाप्त हुई तो कौन कौन कहता है, पाकिस्तान भी कहता है कि एक दिन 370 आ जाएगी, और वही बात कांग्रेस भी करती है। आपका पॉइंट आ गया। मेरे पास समय बहुत कम रह गया, आप दोनों ने अपने पॉइंट्स कह दिए। मैं हितेश शंकर, मैं आपसे चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में इस तरह के जो पाकिस्तान प्रेम है या जो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आते हैं, भारत की तरफ से जो बयान जाते हैं, क्या असर है इन चुनावों में? किस तरह से आप उसको देखते हैं? कैसे पब्लिक इसको देख रही है? देखिए, ऐसा है, हम पूरे देश में घूमते हैं, देखते हैं, राजनेता, उनके सलाहकार, मुझे लगता है कि जनता की नब्ज से उनका हाथ हट गया है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय मुद्दों पर, इस देश के विभाजन पर, विभाजन की विभीषिका पर, बंटवारे पर, पाकिस्तान पर, शत्रु देश के षड्यंत्रों पर इस देश के लोग जैसा सोचते हैं, कांग्रेस वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचती है। ये जो तालमेल दिखाई देता है, ये बहुत बड़ी चोट कांग्रेस को देने वाला है। आज प्रवक्ता की भूमिका में या नेता की भूमिका में अपने नेताओं का बचाव करना, ये एक राजनीतिक आपकी चेष्टा हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, परंतु बार बार ये दिखाई दे रहा है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, मैंने जिस मणिशंकर अय्यर जी के बयान का जिक्र किया, या दिग्विजय जी के बयान का जो जिक्र किया, या सलमान खुर्शीद के जो बयान का जिक्र किया, ये एक दिन की कहानी नहीं है, और ये हर बयान व्यक्तिगत नहीं है। कांग्रेस की दुर्गति का बड़े से बड़ा कारण ये बयान बन रहे हैं, और कांग्रेस ये बात समझ नहीं रही है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, एसएन सिंह का, विजय कौशिक का और हितेश शंकर जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से इस चर्चा में पाकिस्तान प्रेम को भी डिफेंड करते नजर आए हैं नेता, लेकिन फिलहाल किस तरह से ये मुद्दा चुनावों में क्या कुछ असर करेगा, ये देखने की बात होगी। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद उस पार जब आएंगे तो मिशन 2024 से जुड़ी हुई खबरें जारी रहेंगी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और अब बात करेंगे चुनाव प्रचार की। किस तरह से चुनाव प्रचार की गूंज पूरे देश में चल रही है, और एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जो स्टार प्रचारक है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं, और आज उन्होंने उड़ीसा और झारखंड में चुनावी सभाएं की, चुनावी रैलियां की, और इस दौरान उन्होंने न सिर्फ अपनी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि उसके साथ ही साथ उन्होंने जो झारखंड सरकार है उस पर, और साथ ही साथ जो कांग्रेस की बात कही उन्होंने, और उड़ीसा सरकार पर भी उन्होंने जमकर हमला बोला। साथ ही साथ कांग्रेस पर उन्होंने उनको आड़े हाथों लिया, और साफ तौर पर कहा कि जितनी राहुल गांधी की दरअसल उम्र है, कांग्रेस उससे भी कम सीटें इस बार मिलेगी उसको। एनडीए के चुनाव प्रचार को और धार देते हुए प्रधानमंत्री ने शनिवार को ओडिशा और झारखंड में धुआंधार जनसभाएं की। पीएम ने ओडिशा के कंधमाल, बोलांगीर और बरगढ़ के साथ ही झारखंड के चतरा में विशाल जनसमूह को संबोधित किया।
ओडिशा की जनसभाओं में पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के साथ साथ राज्य में सत्ताधारी बीजू जनता दल सरकार को भी जमकर घेरा। पीएम ने विश्वास जताया कि लोकसभा के साथ साथ राज्य विधानसभा चुनाव में भी भाजपा विजयी होगी। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर जमीन से कटे होने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि सीएम बिना कागज देखे सारे जिलों के नाम भी नहीं गिना सकते। जो मुख्यमंत्री अपने जिलों के नाम कागज के बिना बोल नहीं सकते, जो मुख्यमंत्री अपने जिला के मुख्य मथक का नाम नहीं जानते, वो आपके दुख दर्द जानते होंगे क्या? क्या उनके भरोसे आप अपने बच्चों का भविष्य छोड़ सकते हो क्या? बोलांगीर की जनसभा में पीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पीएम ने कहा कि 4 जून बीजेपी सरकार की एक्सपायरी डेट है। पीएम ने कहा कि 10 जून को राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। पीएम ने राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगाया। आपने करीब 25 साल तक बीजेडी को अवसर दिया। बीजेडी नेताओं के पास बंगले हो गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन यहां से नौजवान दादन के लिए मजबूर है, पलायन के लिए मजबूर है। बरगढ़ में विशाल जनसभा में पीएम ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि श्री जगन्नाथ मंदिर के श्री रत्न भंडार के गर्भगृह के आंतरिक कक्ष की चाबियां पिछले 6 साल से लापता हैं। पीएम ने राज्य सरकार द्वारा डुप्लीकेट चाबियों की बात कहे जाने पर भी सवाल उठाए। पीएम ने पूछा कि आखिर बीजेपी सरकार इस विषय से क्यों भाग रही है। पीएम ने कांग्रेस और उसके साथियों पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाया। मेरे देश की आदिवासी की बेटी, मेरे देश की राष्ट्रपति रामलला के दर्शन करने जाए, मंदिर में पूजा अर्चना करे और दूसरे दिन कांग्रेस घोषणा करे कि अब हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में रहने का हक है क्या? झारखंड के चतरा में पीएम ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर जोरदार कटाक्ष किया। इंडी नेताओं के सहयोगियों के यहां भारी मात्रा में नोटों के बंडल बरामद होने पर भी पीएम ने प्रहार किया। पीएम ने कहा कि इस लूट के खिलाफ कार्रवाई मोदी कर सकता है, जिस पर कोई दाग नहीं है। पीएम ने कहा कि 4 जून को एनडीए का 400 पार होना तय है। जहां जहां विधानसभा के चुनाव भी साथ में है, सिर्फ दिल्ली में 400 पार करेंगे इतना ही नहीं, विधानसभा में भी भारी बहुमत से एनडीए की सरकारें बनेगी। और ये शाहजादे को, उनकी पार्टी को, उनकी उम्र से भी कम सीटें मिलने वाली हैं। ओडिशा और झारखंड की जनसभाओं में पीएम ने वोट बैंक की राजनीति पर भी वार किया। पीएम ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने की कोशिश का आरोप लगाया। पीएम के चुनावी दौरे के दौरान हर जगह उनका भव्य स्वागत हुआ। पीएम के अभिनंदन के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। लोगों ने पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया। कंधमाल से नीरज, बोलांगीर से विशाल, बरगढ़ से नितेंद्र और चतरा से राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार की शाम पटना में एक विशाल मेगा रोड शो करेंगे। पाटलिपुत्र के भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव और पटना साहिब के बीजेपी प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद के लिए पीएम मोदी पटना में रोड शो करेंगे। पटना में क्या है तैयारियां, इसके लिए हमारे डीडी न्यूज के ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से विशेष बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में भव्य रोड शो आयोजित किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसे सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री रोड शो करने के लिए आ रहे हैं। आपकी कंस्टिट्यूएंसी में पीएम मोदी का रोड शो हो रहा है, कैसा आपको लग रहा है? आपके लिए प्रचार करने आ रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैंने आग्रह किया था कि अटल जी का भाषण हुआ था, मोदी जी 13 में आए थे
और कभी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का भाषण नहीं हुआ, 19 में भी नहीं हुआ था। उन्होंने बड़ी कृपा की कि मेरे लिए वो रोड शो करने आ रहे हैं, तो उनका बहुत विनम्र भाव से स्वागत करता हूं। ये भारत के प्रधानमंत्री का पहला रोड शो होगा आजादी के बाद पटना में, बिहार की धरती पर। जी, आज तक नहीं हुआ है, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। तो ये पटना के लिए सौभाग्य की बात है और मेरे लिए और भी सौभाग्य की बात है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और रविशंकर प्रसाद पलक पावड़े बिछाए हुए हैं, क्या क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हमारी तैयारी तो है ही, जनता तैयारी कर रही है। कहीं शंख बजेगा, कहीं मधुबनी पेंटिंग का प्लेटफॉर्म बनेगा, कहीं बिहार की कलाकृतियों का, कहीं डॉक्टर लोग, कहीं व्यवसायी लोग, सब अपना अपना मंच बना के उनका स्वागत कर रहे हैं। सबों ने स्वयं अनुमति मांगा है समाहरणालय से उनके स्वागत के लिए। जनता रहेगी, आसपास के लोग आ रहे हैं, जनता बहुत आना चाहती है, तो उनका स्वागत पारंपरिक तरीके से होगा, उत्साह से होगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिनकी कंस्टिट्यूएंसी में पीएम मोदी पहुंचेंगे और यहां आकर वो रोड शो करेंगे और निश्चित तौर पर पटना के लिए, बिहार के लिए गौरवशाली क्षण होगा, क्योंकि किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा यह पहला रोड शो होगा। कैमरामैन ललित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, पटना, बिहार। तो आपने देखा कि किस तरह से एनडीए और बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार चुनाव में जुटे हुए हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, और उतनी ही शिद्दत से, उतने ही जोर शोर से विपक्ष के जो नेता हैं वो भी जुटे हुए हैं, इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो भी जुटे हुए हैं चुनाव प्रचार में। और बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला, और साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने तेलंगाना में प्रचार किया, तो उनके भाई राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, और इसके साथ ही साथ जो दूसरे नेता हैं इंडी गठबंधन के, उन्होंने भी चुनाव प्रचार किया। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों के लिए इंडी गठबंधन के नेता देश के अलग अलग हिस्सों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आंध्र प्रदेश के कडप्पा में एक चुनावी जनसभा की। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के साथ जगन रेड्डी पर भी निशाना साधा, जबकि प्रियंका गांधी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार और तेलंगाना के विकाराबाद में रैली को संबोधित कर एनडीए गठबंधन को आड़े हाथों लिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार की राजधानी पटना में भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हर चीज पर हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति चलाना चाहती है। लेकिन जनता इस बार समझ गई है कि ये बांट रहे हैं लोगों को अपने लिए, ये देश की अच्छाई के लिए नहीं, या लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो ये नहीं कर रहे, सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पुलवामा के काकापोरा इलाके में रोड शो किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, देश में इंडिया गठबंधन कामयाब होगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट करार दिया। उन्होंने लोगों से क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करने की अपील की। इंडियन अलायंस जो है वो मुल्क में कामयाब होगी और इंशाल्लाह दिल्ली की हुकूमत तब्दील हो जाएगी। तो होएगा कि ये सारी भ्रष्ट कांग्रेस और भ्रष्ट झाड़ू जब इकट्ठी हो गई है, तो इन दोनों को निकाल के मैं लोगों को कहती हूँ अपनी क्षेत्रीय पार्टी को आप मजबूत करिए, क्योंकि आपकी क्षेत्रीय पार्टी ही आपके रक्षा कर सकती है। जो मुख्यमंत्री पार्लियामेंट में नशे करके आता था, आज क्या खाता है क्या पीता सारा पंजाब जानता है, इसीलिए तो नशे शिखरों तक पहुंचे। तेलंगाना के हैदराबाद में बीआरएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर ने प्रेस वार्ता की, जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधा। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हावड़ा के उलुबेरिया में एक रैली की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आधे बाउल दही में 4 चम्मच एमडीएच चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। एमडीएच चटनी पुदीना मसाला। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ।
तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और खबर अफगानिस्तान से, जहां भारी बारिश के चलते आई विनाशकारी बाढ़ ने 300 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। उत्तरी प्रांत बागलान में बाढ़ के कारण 1000 से ज्यादा घर ध्वस्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी ने शनिवार को कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में अफगानिस्तान में असामान्य रूप से मूसलाधार बारिश हुई है। तो ये थे न्यूज़ नाइट का आज का हमारा विशेष अंक, लेकिन हम आपको छोड़े जाएंगे कुछ और खबरों के साथ, जिनको आप देखिए फटाफट अंदाज में, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। एनआईए ने ये तलाशी आतंक फैलाने की पाकिस्तान समर्थित साजिश के तहत की है। एनआईए की टीमों ने जम्मू के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के सहयोगियों से जुड़े समर्थकों और कैडरों से जुड़े परिसरों से डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। असम पुलिस ने कछार जिले में 7 करोड़ रुपए की कुल 572 ग्राम हेरोइन जब्त की है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जानकारी दी कि धुलाई और सिलचर क्षेत्र में 2 अलग-अलग अभियानों में नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। उनकी इस यात्रा को दक्षिण एशिया में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान विदेश सचिव विनय क्वात्रा, विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर आर सिंह और विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार से अलग अलग मुलाकात करेंगे। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रैबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते